क्वेश्चन नंबर 15 तक तो हो ही गया था। अब 16वां सवाल क्या है? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है फेल हो गया, क्यों? हाँ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, द एटम डिड नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन सी, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। यही है ना? हाँ, तो ऑप्शन सी ही होगा। परमाणु की स्टेबिलिटी के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए ये मॉडल फेल हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाए। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1935, 1930, 1932, 1934। क्या होगा? 1932 है ना? चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया 1932 में, जेम्स चैडविक। तो ऑप्शन सी। 18वां सवाल, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट H। प्लांक कांस्टेंट H का मान कितना है भाई? 10 की पावर -34 जूल प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर, ऑप्शन बी ना? 19वां सवाल, द रीजन यानी क्षेत्र, एरिया, द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम आर कितने हैं? 3 है, 7 है, 8 है, 5 है? 7 स्पेक्ट्रम है ना? कौन कौन सा है पता है? कौन कौन सा है पता है? क्या क्या बताओ? और है कि नहीं? गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। ठीक है ना? विजिबल में विडियो है ना? ये सब भी यहाँ से, ठीक है? क्लियर है? याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20, the spectral lines of Paschen series are produced when electron jumps from higher orbit to उच्चतम कक्षा से किस कक्षा में जंप करने पर पाशन सीरीज मिलती है? सबसे पहले कौन था फर्स्ट में? लाइमन, पामर, पाशन, मतलब n बराबर 3, तो तीसरी कक्षा में। कहीं पर दिक्कत नहीं ना? ऑप्शन सी। इक्कीसवां नंबर सवाल क्या कह रहा है? वेवलेंथ ऑफ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम ये है ना? इसके वेवलेंथ का रेंज बताओ। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका है? कितना है? लगभग 750 नैनोमीटर। यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए, इसमें रेंज है 400 से 750 नैनोमीटर, 300 से 400 नैनोमीटर, 300 से 600 नैनोमीटर, 200 से 400 नैनोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना? 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर। तो ये है हमारा आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है? 22वां नंबर सवाल कह रहा है, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। परमाणु का पहला जो मॉडल दिया गया जे थॉमसन, है ना? जे थॉमसन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और लगभग 1900 ईस्वी में दिया ना, 1900। हाँ, ठीक है। 23 पर आ जाए। यदि लाइमन श्रेणी का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 911.6 एंगस्ट्रम हो तो उसी श्रेणी का अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा? 1215 ना? सॉल्व कर लिए थे? वेरी गुड। इसमें ऑप्शन है 1600 एंगस्ट्रम, 2430 एंगस्ट्रम, 1215 एंगस्ट्रम, इंफिनिटी। 1215। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कैसे निकालेंगे मालूम है? नहीं सर, ये तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। हाँ, बताए तो थे।
लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर देख लीजिए कैसे करना है। लाइमन सीरीज में न्यूनतम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम का मान दिया हुआ है 911.6 एंगस्ट्रम। आपसे पूछ रहा है लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा, है ना? क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? 1 बाय लैम्डा बराबर, बताओ भाई। R इंटू जेड और 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई। हाँ, तो अब यहाँ पर बात ये है कि अधिकतम ऊर्जा कहाँ से होगी? इन्फिनिटी से लेकर जब जंप करेगा ग्राउंड स्टेट में, तो अधिकतम ऊर्जा मतलब अधिकतम फ्रीक्वेंसी, है ना? अधिकतम फ्रीक्वेंसी तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा उस केस में, और लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब न्यूनतम कक्षा से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो लाइमन वाले सीरीज में N1 बराबर क्या होता है? 1 होता है, और N2 बराबर क्या होता है? लाइमन पहला वाला है, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम चाहते हैं लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा क्या चाहते हैं? तो ना 1 और 2 ना होगा, ये ट्रांजिशन होगा तभी तो लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा। समझ में आ रही बात? फिर से समझिए, इन्फिनिटी से अगर जंप करता है तो अधिकतम ऊर्जा का मतलब अधिकतम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम फ्रीक्वेंसी का मतलब लैम्डा मिनिमम, उसका उल्टा हो जाएगा इधर। अगर वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट से मतलब 2 से जंप करेगा 1 पर, तो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम ऊर्जा मतलब न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, तो अधिकतम वेवलेंथ होगा कि नहीं? उल्टा होता है ना? तो मतलब ये वाला ट्रांजिशन करा दीजिए। तो R का मान 10,9,677, Z का मान 1 बटे N1 स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेने से मेरा आंसर आना चाहिए। कितना आ गया? 1215 एंगस्ट्रम ना आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में आएगा, ये जो है ये कितना में आएगा? पर सेंटीमीटर, एक्चुअली 1 बाई लैम्डा है ना, तो पर सेंटीमीटर होगी। क्लियर? गुड। ऑप्शन सी 23 का सी। चलो 24 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? किसी काल्पनिक बोर हाइड्रोजन परमाणु में परमाणु का द्रव्यमान दुगना है, ठीक है? तो बोर की पहली कक्षा की ऊर्जा E0 पहली कक्षा और त्रिज्या R0 होगी, क्या होगी? ऑप्शन दिया हुआ है आपका। E0 इफेक्ट तो होगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट और R0 होगा E0 बराबर -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, R0 बराबर A0 बटे 2। A0 मतलब बोर की जो कक्षा की त्रिज्या है। ऑप्शन बी दिया हुआ है E0 बराबर -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, R0 बराबर A0। सी ऑप्शन में है E0 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, R0 बराबर A0 बटा 2। और ऑप्शन डी में है E0 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और R0 बराबर A0। क्वेश्चन को फिर से समझिए। कल्पना कर लीजिए कि बोर हाइड्रोजन के परमाणु में उसका द्रव्यमान दुगना है, ठीक है ना? एक्चुअली परमाणु का द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दुगना हो जाएगा उसमें, है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोगों ने m माना है, पहले से माना ना m। और अब जो नया आइटम कंसिडर करेंगे काल्पनिक H एटम, काल्पनिक, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का दोगुना कह रहा है। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा इसकी पहली कक्षा की ऊर्जा में और पहली कक्षा की त्रिज्या में? समझ में आ रही बात? क्या वही रह जाएगी वही रहे या कुछ चेंज होगा?
वही रहेगा। समझ में आया क्वेश्चन? वही रह जाएगा सेम। फॉर्मूला बताइए, आर का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस हम अभी डिराइव करना नहीं चाहते, डायरेक्ट आप डिराइव करके बताइए। 0.5 नहीं, वो वाला फॉर्मूला पूरा डिटेल वाला। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम बाई पाई एम पाई ई स्क्वायर यहाँ पर ई स्क्वायर। ओके, और जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन। ये है ना, कंफर्म है बिल्कुल? पलटा के देख लीजिए, आप लोग तो सॉल्व किए हुए हैं वहाँ से। एन स्क्वायर बाई जेड होगा। हाँ, जो है वही बताइए, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो निकाल ही लेंगे। एकदम डायरेक्ट हम आपसे पूछ रहे हैं, आर नॉट का ये फॉर्मूला है? सही है ना? ओके, यहाँ से तो दिखाई दे रहा है कि अगर द्रव्यमान को दुगना करेंगे त्रिज्या आधी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये हमारा आर नॉट का मान है, एम के स्थान पर पुट करिए क्या 2m। जो नया वाला त्रिज्या हो, ध्यान से देखिए, नई त्रिज्या आर नॉट डैश मान लें। नया एटम, हाइड्रोजन एटम की जो त्रिज्या होगी आर नॉट डैश बराबर क्या लिखेंगे? ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, पाई वही रहेगा, यहाँ 2m करना होगा, ई वही रहेगा, जेड वही रहेगा। आया ना? क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा, आप ध्यान से देखिए, सारा क्वांटिटी आर नॉट के बराबर है, डिवाइड बाई 2। हाँ या ना? ध्यान से देखिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ये सारी क्वांटिटी क्या है? एप्सिलॉन नॉट, ये 2 है ना, इस 2 को थोड़ा सा ऐसे करके लिखें, कोई दिक्कत? दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी बाय 2 लिखा जा सकता है ना साहब? ये क्या है? आर नॉट है कि नहीं पहले से? तो आर नॉट में त्रिज्या तो आधी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में दो कोई हो सकता है, दो ऑप्शन गया। अब ऊर्जा, अब ऊर्जा पर आ जाइए, ठीक है? चलिए ऊर्जा का समीकरण डायरेक्ट बताइए, ऊर्जा का समीकरण बताइए डायरेक्ट। 13.6 माइनस 13.6 एनर्जी ई नॉट मान लेते हैं, हाँ, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। नहीं, और इससे भी फंडामेंटल जो फॉर्मूला था, उसी को ही सर 1/n स्क्वायर करते हैं, जिसमें मास भी होगा। देखिए ना, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ पहले हाँ इस तरह से है। कुल ऊर्जा का समीकरण निकाले थे ना? जो लाए हैं वो बताइए। हाँ, मिल गया? हाँ, बताइए कितना है? minus 8 e to the power 4 माइनस m e टू द पावर 4 by बाई 8 epsilon naught square 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h square h स्क्वायर ऊपर में z square by n square। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोगुना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अब ये तो हो गया हाइड्रोजन एटम का। अब नया जो हाइड्रोजन एटम माने हुए हैं, ये नॉट 10 मान लें उसकी ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 लिखेंगे ना, 2m ना हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ या ना? हाँ या ना? तो दोगुना हो गया पुराने वाले का, हुआ कि नहीं हुआ? तो दोगुना मतलब कितना हो गया? या तो होता है माइनस 13.6, उसका दोगुना कितना होगा? 27 पॉइंट। क्लियर है? ये हमारा ये ऑप्शन चलिए, ऑप्शन ए।
आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयनीकरण ऊर्जा समझ रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। बोर सिद्धांत के अनुसार तीसरे एवं चौथे कक्षा के बीच के ट्रांजिशन की संगत ऊर्जा होगी। तीसरे और चौथे कक्षा के बीच जो ट्रांजिशन होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी? तीसरे से चौथे या चौथे से तीसरे आने में एनर्जी ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ 0.66 इलेक्ट्रॉन। 0. कैसे निकाले? E is equal to minus 13.6 1 बटा n 1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n स्क्वायर। वैसे किसी भी कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? फॉर्मूला तो क्या है? माइनस 13.6 और 1 बटा n स्क्वायर। हाँ। क्योंकि ये हाइड्रोजन है इसलिए 1 तो सीधा n स्क्वायर कर दो। हाँ क्लियर? ओके ठीक है। तो तीसरा चौथा कह रहा है ना, तो तीसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे n बराबर 3 पुट कर दे। हाँ 3 का स्क्वायर 9 कितना आया? 1.51 हाँ 5 बनाता है ना हाँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोर्थ का आएगा आपका फोर्थ का माइनस 0.85 वेरी गुड। हाँ अब क्या करना है? माइनस फोर करना में E3 घटाना, हाँ ये कुर्सी इतनी घटा जो आएगा वो आंसर है ना। तो डेल्टा E बराबर चौथे से तीसरे में ट्रांजिशन करेगा तो कितनी एनर्जी होगी? तो माइनस 0.85 माइनस लास्ट में जाएगा। 0.51, ठीक है ना? कितना आ गया? 0.66 क्लियर है? तो आंसर विल बी डी। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम वाली त्रिज्या के हाइड्रोजन कक्षा में प्रति सेकंड 10 पर पावर 16 चक्कर लगाता है, ठीक है ना? कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसकी रेडियस क्या है? 0.5 एंगस्ट्रॉम, और हर सेकंड कितनी बार चक्कर लगा रहा है? 10 to the power 16। एक सेकंड में 10 पर पावर 16 मरतबा चक्कर लगा रहा है। तो इसके कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट याद है? Q/T into 2πr ये फॉर्मूला से नहीं होगा? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग सूचित कर रहे थे किससे? शायद म्यू से। ओके, तो फॉर्मूला होगा I into A, पता है ना? I क्या चीज़ है? करंट। तो करंट डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा करंट बनाएगा ना। तो धारा किसे कहते हैं? आवेश बटे समय आवेश बटा समय इनटू एरिया पाई स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे? इलेक्ट्रॉन, अब सारा वैल्यूज रखना पड़ेगा क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, टाइम दिया हुआ है प्रति सेकंड 10 पर पावर 16 चक्कर, एक सेकंड में 10 पर 16 चक्कर, तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा? अरे बात समझ, टाइम पीरियड किसे कहते हैं? एक बार चक्कर लगाने में लगा समय। तो ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है? 10 पर पावर 16 चक्कर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अरे आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड चक्करों की संख्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आई बात समझ में? तो फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल का बहुत ही गहरा संबंध है। 1/t जस्ट उल्टा कर दो हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी 10 पर पावर 16 दिया हुआ है, तो 1 टाइम पीरियड, यहाँ पे t हम लोग t माने हुए, तो t बराबर कितना होगा? -16 सेकंड होगा कि नहीं होगा? तो एक चक्कर लगाने में 10 पर पावर -16 सेकंड ले रहा है। क्लियर है? 10 पर पावर -16 इंटू पाई का मान 3.14 गुना रेडियस दिया हुआ है, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5
इंटू 0.5 इंटू 10 पर पावर माइनस 20 एंगस्ट्रम 10 पर पावर माइनस 10 उसका स्क्वायर करेंगे ना 0.5 का स्क्वायर कर दिया 2 बार। अब इसको सॉल्व करिए, जो भी होगा वो आंसर होना चाहिए। कितना है सॉल्व करने पर? कैलकुलेटर सॉल्व करिए जल्दी से, कैलकुलेटर से 16 गुना 314 गुना 25 करिए, इधर हम डेसिमल को कर रहे हैं। -19 इंटू -19 -20 प्लस 16 10 की पावर -19 -20 और ये ऊपर गया प्लस 16 40 में 16 घटा दें -23 यहाँ पे कितना आ रहा है? सब में -26 तो है ही। ऑप्शन मिला था आपको 1.256 यहाँ पे कितना आया? 1.256 1.256 आ गया सब सॉल्व करने पर ना, और ये डेसिमल ठीक ठाक है तो हो गया 1.256 इंटू 10 पर पावर -23 और ऑप्शन में -23 नहीं है लेकिन -26 तो है। हाँ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1256 गुना 10 पर -26 तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बात समझ में? यानी इसी चीज को अगर हम यहाँ पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर -26 हो सकता है ना? हो गया। टाइम को डायरेक्ट नहीं ले सकते ना, मीटर स्क्वायर जी टाइम को डायरेक्ट नहीं ले सकते। कहाँ डायरेक्ट मतलब? वो वाला टाइम जो लिए थे उसको डायरेक्ट नहीं, टाइम दिया हुआ है ही नहीं, एक तो चक्कर का आलू टाइम दिया था। हुआ है। तो आपको तो टाइम चाहिए। वो एक चक्कर का टाइम काउंट होगा ना सर? जी हाँ, बोले क्लियर है? ओके, ऑप्शन 26 का हो गया ए। हाँ, 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है भाई? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग समानुपाती होता है। बताओ। रूट आर 1/r r स्क्वायर 1/√r 4 ऑप्शन है। रूट आर होगा क्योंकि n स्क्वायर प्रोपोर्शनल r होता है। रूट आर होगा ना? हाँ। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम तो L बराबर तो डायरेक्ट हमारे पास है NH/2 है ना? बोर का जो ये है कंडीशन। तो कोणीय संवेग तो L हो गया, ठीक है। लेकिन रेडियस के साथ इसका क्या संबंध है? तो रेडियस का संबंध, तो रेडियस बराबर का फॉर्मूला आपको निकालो। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट हाँ n के रूप में बोलिए 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय z। n स्क्वायर बाय z। ओके, तो r तो r प्रोपोर्शनल n इसका स्क्वायर का n बस, तो रूट हो जाएगा। तो n प्रोपोर्शनल टू रूट r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोनों तरफ वर्क करने पर। हाँ। तो सॉरी वर्गमूल करने पर सही है। तो L प्रोपोर्शनल टू n तो L प्रोपोर्शनल टू रूट r हो जाएगा। नहीं हुआ समझ में? ये L एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू n प्रोपोर्शनल टू रूट r हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से तो दिखाई दे रहा L प्रोपोर्शनल टू n। उसका भी तो ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए। 28 नंबर सवाल का क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्वरण होता है। The acceleration of electron in the first orbit of hydrogen atom. a इक्वल टू v स्क्वायर बटा r होगा। Very good. Acceleration बराबर होता है v स्क्वायर by r। तो v का वैल्यू सर पुट कर देंगे, v का वैल्यू पुट करिए। r का वैल्यू भी पुट करेंगे ये एक्चुअली ऑप्शन में आपको देखना ये है तो v हो जाएगा v बराबर क्या है? v और r दोनों है ना? MBR इक्वल टू NH बाई ऊपर होगा, वहाँ से भी ले आएंगे। हाँ। V स्क्वायर 1/r। हाँ ठीक ठीक, ये हो गया mr mvr ना? हाँ। वहाँ से भी तो v यहाँ से ले आएंगे ना? तो ले आइए, तो ले आइए v बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा NH बटा 2 pi m 2 by m m उसका वर्ग। सही है?
सॉल्व कर लें। तो ये हो गया कुछ पैटर्न वगैरह तो नहीं, तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r। ऑप्शन है पहली कक्षा n बराबर 1 पुट करो, n बराबर क्या पुट करो 1, तो h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r क्यूब, ऑप्शन सी। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, क्या दिक्कत है? नहीं सर, यहाँ समझ में आया कि एज काट है, इसलिए ओहो, बी ना एच करनी है, एच कैसे खोल ले? हाँ सर, इसलिए थोड़ा हाँ। प्रॉब्लम हो गया। बोर हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग होगा, अब किसके समानुपाती? n के समानुपाती, रूट n के व्युत्क्रमानुपाती, n स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, n क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती। एन का समानुपाती। n के समानुपाती। बोर हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग, कोणीय वेग किसे कहते हैं? एंगुलर कोणीय वेग किसे कहते हैं? एनक्यू का व्युत्क्रम। हाँ सही कह रहे, कोणीय वेग कह रहे ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अच्छा L बराबर तो NH बटे 2 पाई, ठीक है। L एक्चुअली क्या है? कोणीय संवेग है, कोणीय वेग थोड़ी है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग इसको चेंज करो, कोणीय वेग ओमेगा को बोलते हैं, ठीक है। तो m r स्क्वायर ओमेगा भी इसको लिखा जा सकता है, m भी आप लिखते हैं ना, तो v बराबर r ओमेगा होता है, v बराबर r इंटू ओमेगा होता है कि नहीं होता? तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? NH बाई 2 पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये ना हुआ। n के साथ संबंध, ओमेगा का n के साथ संबंध क्या है? तो पहले r का संबंध निकाल लो ना n के साथ, पहले से तो है हमारे पास। आ रही बात समझ में? r बराबर क्या है? रूट एन 0.53 इंटू क्या था? n स्क्वायर बाय, पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यूज। ओमेगा बराबर, इसलिए ओमेगा बराबर n इंटू h डिवाइडेड बाय 2 बाई r का मान 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई इस पूरे का स्क्वायर इंटू n। ऐसा होगा क्या? हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, n से लेना देना है। यहाँ पर n क्या हो जाएगा? n टू द पावर 4, एक तो n कटेगा तो नीचे गया n क्यूब, आया ना? तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर है ये चीज? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सही है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30। तो 29 का हो गया ऑप्शन डी। 30वां सवाल, स्पेक्ट्रल लाइन का उत्सर्जन तभी होता है जब स्पेक्ट्रल लाइन का उत्सर्जन, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। वृत्ताकार मतलब हो गया सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार मतलब, दीर्घवृत्त किसे कहते हैं? इलेप्टिकल पाथ। तो इलेप्टिकल पाथ में घूमता है। ऑप्शन सी, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में कूदता है, इट जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। और ऑप्शन डी, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है, इट जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। तो कब होता है स्पेक्ट्रल लाइन का उत्सर्जन? उत्सर्जन मतलब एमिशन, तो हायर से लोअर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया लगभग जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंपटीशन में एटम से, वही सब क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना।
क्या ये बेसिक सवाल हुआ ना। बिल्कुल बेसिक सवाल है। ओके, छोड़ रहे हैं अब इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब बात करेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट की, ठीक है। अब वेव थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये है हमारे सिलेबस में अभी। सिंपल एंड कंपाउंड नंबर्स हो गया ना, हाइगेन्स प्रिंसिपल यही है आपका वेव थ्योरी ऑफ लाइट।